जय श्री श्याम। तो आज अपन देखेंगे कि बिफोर बार के एग्जाम कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है एग्जाम देने से पहले और एग्जाम देते टाइम। ठीक है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, आई होप ये आपको कहीं ना कहीं आपके जरूर काम में आएगा जो मैं आपको बार के एग्जाम से पहले बताने वाला हूं। नेक्स्ट एक दिन बाद में जो है आपका बार का एग्जाम है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो सबसे पहले तो अपन इसके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, बार का जो पैटर्न है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में भी बताए हुए हैं, लेकिन यहां पे एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। पैटर्न क्या है आपका, आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास 100 होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास टाइम कितना होगा, 120 मिनट्स, दैट मींस 2 आवर्स, ये आपके पास टाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ईच क्वेश्चन कैरी क्या होगा, 3 मार्क्स। आपके पास जो है 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके, जो टोटल मार्क्स है वो हो जाएंगे 300। ठीक है, 300 नंबर का पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, -1। कहने का मतलब सिंपल इतना सा है कि अगर अपन कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो अपने को +3 मिलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन अपन रॉन्ग करते हैं तो अपने को -1 मिलता है, और कोई क्वेश्चन अपन अगर कोई क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको उसके नंबर 0 मिलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात तो आपको जो चीजें याद रखनी है। अच्छा, अभी अपन कट ऑफ की बात भी करेंगे, ठीक है, ये कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात ही कर लेता हूं, यहाँ पे कट ऑफ की बात भी कर लेता हूं। ठीक है, मैं पिछले 4 साल की बताता हूं, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। ठीक है, 2020 में जो बीएआरसी का जो रिटन टेस्ट होता है उसकी जो कट ऑफ थी वो तुम्हारे पास 153 के आसपास थी, देख लेना। ठीक है, 2019 में आपके पास में 120 के आसपास थी ना, 117 के ऐसे कुछ आसपास थी तुम्हारे पास। 2018 में 146 थी, 2017 में तुम्हारे पास में 115 to 120 के आसपास थी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये तुम्हारी कट ऑफ बहुत वेरी कर रही है। देखो 115 से लेकर लगभग 155 नंबर तक तुम्हारे पास कट ऑफ वेरी कर रही है। ठीक है, तो कोई अगर स्टूडेंट मेरे से एग्जाम से पहले पूछता है कि सर बीएआरसी 2021 की कट ऑफ कितनी जाएगी, भाई नहीं पता, हमको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अगर आपको कोई बता रहा है तो वो बिल्कुल अंदाजे से बता रहा है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है आपका एग्जाम का लेवल क्या है, पेपर का लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। आसान लेवल है, जैसे पिछली बार जो पेपर था बहुत आसान था, 153 कट ऑफ थी। उससे पहले तुम्हारे पास पेपर हो सकता है थोड़ा टफ बना हो तो 120 के आसपास कट ऑफ थी। ठीक है, तो एक चीज तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम देते समय आपको पता लग जाएगा पेपर का पैटर्न कैसा है। ठीक है, फिर भी आप चाहते हो कि आप सेफली निकल जाओ, बिल्कुल ठीक है, सेफली जो आप, तो कम से कम आपको जो है ये मान के चलिए 50 to 55, ठीक है, 50 to 55 बिल्कुल सही क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, सब कुछ कट पिट के आपको इतने क्वेश्चंस तो करने होंगे, तब अपन बोल सकते हैं कि आप सेफ हो। ठीक है, बाकी वो एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब अगर आपके 150 से 170 नंबर के बीच में नंबर आते हैं, इसका मतलब आप अपने आप को सेफ कह सकते हो। ठीक है, और पैटर्न हो सकता है टफ हो, तो हो सकता है 130 125 नंबर में भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो कट ऑफ बहुत वेरी करती है, आपको पैटर्न के हिसाब से देखना होगा कि उस एग्जाम का लेवल क्या है, उस हिसाब से तुम्हारी कट ऑफ होगी। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बार के एग्जाम में क्या है, टाइम मैनेजमेंट। ओके, 120 मिनट्स होती हैं और टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑन एन एवरेज देखें एक क्वेश्चन 1 मिनट का है ना, ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास यही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको याद रखनी है, जो कि आपको एग्जाम से पहले करना है, वो क्या है। देखो पहली चीज तो ये कि आपके पास में जो बीएआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे आपको लॉगिन करके आपको क्या करना है,
लॉगिन करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके वहां पे मॉक टेस्ट दे रखा है ना, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में आपको वहां पे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं है, मॉक टेस्ट देखना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपको पता होगा कि कैसे कैसे तुम्हारे पास में उस एग्जाम में क्वेश्चंस, मतलब कैलकुलेटर वहां पे कहां पे अवेलेबल होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कैलकुलेटर दिखता ही नहीं है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि कैलकुलेशन वाले होंगे, ठीक है, तो वहां पे वो जैसे पूछ लिया साइन इनवर्स 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो अपन बता नहीं सकते भाई ये, ठीक है, ये कैलकुलेटर से ही पता लगेगा, ठीक है, साइन 5 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपको वहीं से पता लगाना होगा, ठीक है, तो उससे आपको कैलकुलेटर पता लग जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, नोट आंसर, जो भी क्वेश्चंस आपने आंसर दिए हैं नहीं दिए हैं वो सब आपको पता लग जाएगा। तो एग्जाम देने से पहले एक बार लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर जो है ये जरूर देखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंप्यूटर पे एग्जाम यानी कि ऑनलाइन एग्जाम देने में इतने कंफर्ट नहीं है, ठीक है, तो एग्जाम देते टाइम आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको वहां पे शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं रखना है, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको वहां पे तुम्हारे पास जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे कुछ भी पूछना है। कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है तो पूछ लीजिएगा सर कैलकुलेटर कहां पे अवेलेबल होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आए, लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे उनसे पूछना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में एक बार नेगेटिव चीजें बन जाएगी दिमाग में, फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, विच क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, और विच क्वेश्चन यू शुड लेफ्ट, कौन सा तुम्हें क्वेश्चन छोड़ना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक पैराग्राफ है ना बहुत ज्यादा लेंथी दे देता है क्वेश्चन, तो अपन जब उसको पढ़ते हैं तो अपने को थोड़ा सा ऐसे बोरिंग सा लगता है, वो सब नहीं, क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है, चाहे उसका पैराग्राफ छोटा हो चाहे बड़ा हो तुम्हारे पास, ठीक है, उसकी थ्योरी ज्यादा हो चाहे कम हो, क्वेश्चन पढ़ना है। कई बार क्या होता है बिल्कुल बड़े सारे क्वेश्चंस दे देते हैं और उसको स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, हो सकता है कि एक लाइन में तुम्हें उसका आंसर मिल जाए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना है सारे। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, ठीक है, मतलब ऐसा मैंने पहले कभी पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो उसको तुरंत क्रॉस करो भाई, आपको तुरंत क्रॉस करना है उसको, उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज एक और कि देखो सभी क्वेश्चन जो हैं इक्वल मार्क्स के हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लगभग 2 3 4 5 मिनट से ज्यादा हो रहा है, ये 4-5 मिनट से ज्यादा हो रहा है, तो उसको अवॉइड करो, छोड़ो, क्योंकि वो क्वेश्चन भी उतने ही मार्क्स रखेगा और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा जो कि हो सकता है कि बिल्कुल छोटा हो उसके भी सेम मार्क्स होंगे, 3 नंबर ही मिलने वाले हैं, गलत करोगे तो -1 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बहुत आसान होंगे, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर वो थोड़े से लेंथी जा रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि आप 120 मिनट्स में अगर किसी क्वेश्चन को 4 मिनट 5 मिनट दे रहे हो तो 100 क्वेश्चंस तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो विच क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट एंड विच क्वेश्चन यू शुड लेफ्ट, ये सेकंड पॉइंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। थर्ड, आपको स्टार्ट कहां से करना है ना, तो स्टार्ट फिर लिखो, स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन से ही आपको स्टार्ट करना है। और हो सकता है मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है जो पहला क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स से बने एंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकता है। देखो ज्यादातर मैंने ये देखा है, मैंने खुद से 3 बार एग्जाम दिया है, तीनों बार रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है और उसमें लगभग हर बार तुम्हारे पास ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो इसलिए चांसेस हैं आपको पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, फिर पहला दूसरा तीसरा ऐसे चलते रहना है। आपको कहीं पे लग रहा है कि आप क्वेश्चंस लगातार 4-5 क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तुरंत वहां पे रोको। आप मान लो आप 20वें क्वेश्चन तक या 21वें क्वेश्चन तक पहुंच गए, आप वहां पे रुक जाओ, आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे आपसे, तो आप पीछे 100 क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो आसान क्वेश्चंस है थ्योरेटिकल या एक लाइन का कैलकुलेशन वो लास्ट में देते हैं, ऐसे खासकर इस टाइप के एग्जाम में जिसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अगर ऐसे चल रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन रहे हो, तो आपकी चीजें नेगेटिव बनती जाएंगी धीरे धीरे, और हो सकता है कि आप 100 क्वेश्चन तक पहुंचो ही ना, जो कि लास्ट में बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको पीछे चलना है 100, 99, 98, 97, ठीक, ऐसे चलना है आपको, ठीक है। एक राउंड कोशिश कीजिएगा कि पहले राउंड में सब कुछ कंप्लीट करने का,
ठीक है, फिर भी लगता है आपको कि कोई क्वेश्चन है जो कि आसान है लेकिन उस टाइम पे आपको जो है चीजें रिमेंबर नहीं हो रही, याद नहीं आ रहा, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल देना है। ठीक है, जो कि आप लगता है कि आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल आपको उसको छोड़ना है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट चीज ध्यान रखेंगे आप, एक चीज देखो इसके अंदर, आप एक काम कीजिएगा, इनको नोट भी करते रहिएगा भाई, है ना, ये चीज नोट करते रहिएगा और एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देखिएगा ये। अच्छा, कि ऐसे इस टाइप के एग्जाम्स में क्या आपको रिस्क लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ठीक है, तो आप देखिए, सुनिए ध्यान से, अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो गए, दो ऑप्शन तो गलत हो गए और दो ऑप्शन में से एक आंसर होगा, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं, है ना, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, आप 5 से 6 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं, ना, 5 से 6, है ना, मान लो 7-8 क्वेश्चन में भी ले सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। मान लो आपने 7 क्वेश्चन का रिस्क लिया, 7 में से लगता है आपको 5 क्वेश्चन तो आपके सही बन गए और 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इसका क्या होगा -2, इसका क्या होगा 15, तो टोटल कितना होगा आपके पास +13 होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी मैंने 7-8 बताया तो आप 15-20 कर देते हो, वो काम नहीं करना है भाई, एक्यूरेसी, आप एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको एक्यूरेसी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शन में ही तुम्हें प्रॉब्लम है तो आप कुछ क्वेश्चंस वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज, एक हर एग्जाम के अंदर डायमेंशन से क्वेश्चंस जरूर आता है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस आपको आना चाहिए। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस के अंदर आपके पास देखो, हो सकता है कि आपको करेक्ट आंसर ना पता लगे डायमेंशन एनालिसिस से, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस से इनकरेक्ट आंसर कौन कौन से हैं वो आपको पता लग जाएगा। हो सकता है ना भाई कि तुम्हारे पास में मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर मान लो टेम्परेचर पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसकी डायमेंशन टेम्परेचर यानी केल्विन या डिग्री सेल्सियस से रिलेट ही नहीं करती, तो वो तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो वो आपका सही आंसर होगा। तो डायमेंशन एनालिसिस का आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो आपका रिटन टेस्ट होता है, इसमें अगर आपके किसी के 120 नंबर बनते हैं और किसी के 170 नंबर बनते हैं, मान लो ये भी क्वालिफाई करता है, ये भी क्वालिफाई करता है, ठीक है, तो इंटरव्यू के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, इंटरव्यू में रिटन टेस्ट के नंबर नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, तो पहले रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कीजिए, इंटरव्यू की अपन बाद में बात करेंगे। इंटरव्यू के लिए स्पेशल मैं बैच भी चलाऊंगा, ठीक है, जिसमें लगभग 15 से 20 दिन का आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाया जाएगा। ठीक है, वो अलग से बैच चलाऊंगा मैं, तो पहले आप रिटन टेस्ट जो है आप क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मेनली यही चीजें हैं, आपको कैलकुलेटर पता होना चाहिए, कहां पे है, कैसे चलाते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। आप बार की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपको लग रहा है थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, उसको तुरंत छोड़ना है। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी सब्जेक्ट की। ठीक है, थोड़ी सी सब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूं। देखिए थोड़ी सी सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, जल्दी जल्दी बात कर लेता हूं। ठीक है, जैसे पहले मैं बात करता हूं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में तुमने क्रिस्टलोग्राफी पढ़ा होगा भाई, है ना, क्रिस्टलोग्राफी। तो यहां से तुम मान के चलिए 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, एक तो तुम एक काम करना कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक का, बीसीसी का, एफसीसी का, डायमंड का, सबका पैकिंग फ्रैक्शन याद होना चाहिए। जैसे तुम्हें पता है सिंपल क्यूबिक का होता है 0.52, दैट मींस 52%, बीसीसी का होता है 68%, इसका होता है 74%, इसका होता है 34%। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में इस फॉर्म के अंदर ऑप्शन ना दे, हो सकता है जो पाई के फॉर्म में ऑप्शन होते हैं उस फॉर्म में ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो आपको इसके अलावा जो पाई के फॉर्म में जो भाई ये तो कैलकुलेट करने के बाद में आते हैं, इससे जस्ट पहला जो स्टेप है वो ऑप्शन भी आपको कॉपी में देके याद रखना है। ठीक है, अगर याद नहीं रहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पता है बीसीसी के लिए पूछा है 68% है, कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा, चारों ऑप्शन देखिए, जिसमें 0.68 आएगा वो आपके पास आंसर होगा। जस्ट ये कुछ करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में स्पेसिफिक हीट जो होता है, यहां से स्पेसिफिक हीट, ठीक है, जिसमें डिबाई थ्योरी,
ठीक है, आइंस्टीन थ्योरी, ये आपके पास में है, वो अच्छे से देख लेना है ना। विटबेन फ्रेंच लॉ क्या होता है, स्पेसिफिक हीट में लो टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट, लो टेम्परेचर टेम्परेचर के पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, हाई टेम्परेचर टी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वो सब चीजें जो है आपको छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखने हैं प्रोपोर्शनलिटी वाले। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में फर्मी एनर्जी, डेंसिटी ऑफ स्टेट, है ना, नंबर डेंसिटी, कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रेशर, बल्क मॉड्यूलस, वो सब आपको याद रखना है ना। आइसोथर्मल कंपैरेबिलिटी, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यहां से, वो सब आपको ध्यान रखना है। बैंड थ्योरी में इफेक्टिव मास, इफेक्टिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, वो सब चीजें जो है आपको फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करती है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में बोसॉन्स के लिए अलग होती है, फर्मियोन्स के लिए अलग होती है, रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक, वो सारे आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो अभी एक दिन में अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो रिवाइज कर सकता है, बाकी ज्यादा पैनिक नहीं होना है, जितना आपने पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास में सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आएगा, तो वो चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है भाई, है ना। उसकी सुपर कंडक्टिविटी जो बिहेवियर होता है वो डायमैग्नेटिज्म होता है, उसकी परमेबिलिटी कितनी होती है, उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंदर ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। तुम्हारे पास क्या रिलेशन होता है, एक का ग्राफ कैसे होता है, एक तो होता है काई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, एक होता है काई प्रोपोर्शनल टू सी अपॉन टी, एक होता है काई प्रोपोर्शनल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, एक होता है काई प्रोपोर्शनल टू सी अपॉन टी प्लस टी सी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ये फेरोमैग्नेटिक के लिए, फेरीमैग्नेटिक के लिए, ये पैरामैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक। ग्राफ बनाएंगे आपको, ऐसे ग्राफ दे देगा, ठीक है, एक ग्राफ ऐसे दे दिया तुम्हारे पास में, एक ग्राफ आपको ऐसे दे दिया, एक ग्राफ आपको ऐसे दे दिया, एक को ए बी सी नाम दे दिया, कौन सा तुम्हारे पास में पैरामैग्नेटिक के लिए है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक के लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं, नेक्स्ट देखो मैं बात करता हूं न्यूक्लियर फिजिक्स की, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में पार्टिकल फिजिक्स तो पूरा आ जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स में कौन सी रिएक्शन कंजर्व है या नहीं है, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंगुलर मोमेंटम, बेरियन नंबर, लेप्टोन नंबर, स्ट्रेंजनेस, ये सब आपको चेक करना आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करता हूं तो शेप कैसे डिसाइड करते हैं, R = R0 a to the power 1/3, ठीक है। किसी रिएक्शन के अंदर इतने अल्फा पार्टिकल निकल गए, इतने बीटा पार्टिकल निकल गए, तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट के में क्या बचेगा, ठीक है, वो सब पूछ लेते हैं तुम्हारे पास। ओके, शेल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, शेल मॉडल, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जो है स्पिन पैरिटी से आएगा भाई, है ना, फिक्स है, एक क्वेश्चन स्पिन पैरिटी से आएगा। तो इवन के लिए इवन के लिए 0+ होता है, ओड के लिए ओड चेक करते हैं, ठीक है, ओड के लिए अपन नाइदर रोड लगाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट, क्वार्टर पोल मोमेंट, ठीक है, शेप कैसा होता है वो पता होना चाहिए, अल्फा डीके, बीटा डीके कैसे निकालते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास कलेक्टिव मॉडल का even न्यूक्लियस 0 2 + 4+ एनर्जी EJ = h²/2ij × j+1, कैसे तुम्हारे पास तो सारी चीजें पूछी जाती है इसके अंदर। देखो बार का एग्जाम ऐसा होता है, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करूंगा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। तो स्टार्टिंग के अंदर तुम्हारे पास में स्प्लिटिंग पूछता है ना, जिसके अंदर आपके पास जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल टू Z⁴ के होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए दे देगा, लिथियम के लिए पूछ लेगा, तो आप इससे आप आराम से एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। स्प्लिटिंग जिसको बोलते हैं, हो सकता है वो सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर पूछे, ठीक है। इसके अलावा जो है आप पोजिट्रोनियम एटम, ठीक है, म्योनिक एटम, इसके लिए आप हाइड्रोजन एटम के लिए वेवलेंथ दे दिया, पोजिट्रोनियम एटम के लिए पूछ लिया, ठीक है, एनर्जी पूछ लिया, तो मास जस्ट हाफ होता है हाइड्रोजन से, तो उससे आप रिलेट करके आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इसका जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ठीक है, 2s+1 Lj, यहां से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पूछ सकता है, या फिर मैं बात करूं कौन सा ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा, कौन सा एक्साइटेड स्टेट में, वो पूछ सकता है आपके पास में, ठीक है। लैंडे इंटरवल रूल जो है वो पूछ सकता है वहां से। फिर मॉलिक्यूलर फिजिक्स का आता है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है आपके पास में रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है, स्टोक एंटी स्टोक का डिफरेंस क्या होता है, एक का दे देगा तो दूसरे का पूछ लेगा, तुम्हारे पास वेवलेंथ पूछ लेगा, ठीक है, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, लेजर, ये सारे टॉपिक्स आपके पास आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर देखो चीजें आपको, अब ऐसा तो है नहीं कि अपन सभी सब्जेक्ट्स का जो है यहाँ पे डिस्कस करें, लेकिन ये है कि अभी जो पढ़ लिया उसके शॉर्ट नोट से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि अब जो है अपन नए टॉपिक्स पढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पढ़ना भी नहीं है आपको नए टॉपिक, ठीक है। जस्ट मैंने एग्जांपल दी है 2-3 सब्जेक्ट्स के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स में।
हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1D बॉक्स, हाइड्रोजन एटम, परटर्बेशन थ्योरी, छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। वेव फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दे दिया, इस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस स्टेट इन दिस स्टेट पूछ लेगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछ लेगा। ऑपरेटर से क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑपरेटर देगा, कौन सा हर्मिशन है, कौन सा एंटी हर्मिशन है, ठीक है। आइगन वैल्यूज और प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर पता होना चाहिए। मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करूं, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आपको पता निकालना आना चाहिए। मैट्रिक्स का सिंपल क्वेश्चन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से, फूरियर सीरीज से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, डिराक डेल्टा फंक्शन से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। तो मतलब टॉपिक्स देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपने अभी तक सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने पढ़ा हुआ नहीं है, आप 15 दिन पहले, 1 महीने पहले बाद के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फिर पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। थर्मोस्टेट्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो भी एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल वगैरह यहां से क्वेश्चन पूछता है, एंट्रोपी से क्वेश्चन पूछता है, मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या, कुछ नहीं, पार्टीजन फंक्शन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बाकी माइक्रोस्टेट, बोसोन पार्टिकल है, फर्मियोन पार्टिकल है, क्लासिकल पार्टिकल है, तो क्लासिकल के लिए जीआई की पावर ni होता है ना। फर्मियोन्स है तो जीआईसी ni हो जाएगा, बोसोन है तो जीआई प्लस ni माइनस वीसी ni हो जाएगा। तो वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो एनसेम्बल्स हैं उनमें क्या क्या रिलेशन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत कुछ ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आसानी से बार का रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए क्या करना है, ठीक है। तो बिल्कुल शांति से आपको कॉन्फिडेंट होके, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, एग्जाम देना है। किसी को अभी कुछ एक दिन पहले प्रॉब्लम लगती है तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आप पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर कैसे क्या है। डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना एप्लीकेशन का लिंक भी दे रखा है, वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, ठीक है। अपन जयपुर, राजस्थान जयपुर के अंदर 13 अक्टूबर से ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन भी अपन बीआरसी के लिए करवाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन ही होगा वो, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। तो आई होप आप अच्छे से मेरी बातों को सुना होगा और आप अच्छे से एग्जाम देके आएंगे, ठीक है। ज्यादा पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, कोशिश करना 50 से 60 क्वेश्चन आपके सही सही बने, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ओके। तो आई होप आपको ये लेक्चर कहीं ना कहीं से जरूर बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो बीएआरसी रिटन टेस्ट एग्जाम, ठीक है। आप जल्दी से एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, फिर अपन इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं, ओके। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।